नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावना काफी बढ़ चुकी है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि भारी ठंड को देखते हुए कैसे रूस तैयार हुआ यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए। कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस देश में रूसी सैनिकों के कारण यूरेनियम के गोदाम पर जिहादियों का बड़ा हमला हुआ विफल। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के प्रयास तेज। अमेरिकी प्रस्ताव पर तुर्की कर सकता है बातचीत। ईयू ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को डाला आतंकी सूची में। आईआरजीसी ने अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। यूक्रेन में एक हफ्ते के लिए रुकेगा रूसी हमला। ट्रंप से अनुरोध मिलने की मॉस्को ने की पुष्टि। ज़ेलेंस्की ने भी तेल रिफाइनरी पर हमले रोकने का दिया भरोसा। मॉस्को आने के प्रस्ताव को ठुकराया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को सभी वाणिज्यिक यात्राओं के लिए खोलने के दिए निर्देश। क्यूबा के खिलाफ कार्यकारी आदेश पारित। कहा, क्यूबा को तेल आपूर्ति करने वाले देशों को चुकाना होगा अतिरिक्त टैरिफ। इजराइल करीब 2 साल बाद रविवार से खोलेगा राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। पहले सीमित आवाजाही की होगी अनुमति। मिस्र और ईयू करेगा निगरानी। सीरियाई सरकार और कुर्द बलों के बीच एक बार फिर हुआ समझौता। सैन्य और नागरिक संस्थानों का होगा चरणबद्ध एकीकरण। अमेरिका ने समझौते का किया स्वागत। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों की शर्तों को नहीं माना तो ईरान पर भीषण हमला अब कुछ ही दिनों की बात रह गई है। ईरान के चारों ओर अमेरिकी सेना का जमावड़ा शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने भी अपने लड़ाकू जहाज इलाके में भेज दिए हैं। उधर ईरान के परमाणु केंद्रों में हलचल की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस सब के बीच तुर्की मध्यस्थता कर मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर चुका है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने और किसी समझौते पर पहुंचने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिकी शर्तों की बातें जिस तरह सामने आ रही हैं उसमें असहयोगात्मक दृष्टिकोण ज्यादा नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाने, संवर्धन बंद, बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता और संख्या सीमित करने की बात कर रहे हैं। ईरान के लिए ये लक्ष्मण रेखाएं हैं। इन तनावपूर्ण चुनौतियों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तुर्की पहुंच चुके हैं। तुर्की अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर तुर्की ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि कुछ बड़े और शक्तिशाली जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े। ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, बातचीत की है, आगे की योजना भी बना ली है। ट्रंप ने ईरानी सत्ता को 2 संदेश दिए हैं। पहला, परमाणु हथियार नहीं हो सकता। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करें। उन्होंने कहा कि वे हजारों की संख्या में अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। अमेरिका के संभावित हमले की आशंका के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते 24 घंटे में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के इस्फहान शहर स्थित परमाणु केंद्र पर नई हलचल देखी गई है। ये वही परमाणु संयंत्र है जिस पर पिछले साल अमेरिका ने हमला किया था और इसे भारी नुकसान पहुंचाया था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर अंडरग्राउंड परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार को मिट्टी से भर दिया है। इसके साथ ही दक्षिणी प्रवेश द्वार पर भी ताज़ा मिट्टी डाली जा रही है, जिससे वहां का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी बढ़ते तनाव के बीच अब ब्रिटेन की एंट्री ने मामले को और गरमा दिया है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून लड़ाकू जेट्स कतर भेजे गए हैं ताकि ईरान की ओर से किसी संभावित जवाबी हमले से खाड़ी देशों को बचाया जा सके।
ये तैनाती कतर की सुरक्षा मार्ग पर की गई है, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि ईरान को लेकर क्षेत्रीय बेचैनी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि कोई भी हमला समग्र युद्ध जैसा होगा और वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। कतर जैसे छोटे देशों के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। सऊदी अरब, यूएई समेत दूसरे देश पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। अब क्षेत्र का एक और देश अजरबैजान भी इसमें शामिल हो गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका सऊदी जैसे सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर तायल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, पहला सवाल यही है कि आपने रिपोर्ट हमारी देखी और जो वहां पर ताज़ा अपडेट है वो हमने अपने दर्शकों को बताया। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या वहां पर युद्ध होगा। देखिए, दो चीजें हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। उनको जो भी वो निर्णय लेते हैं वो अपनी सोच से लेते हैं और जो भी उनका परसेप्शन होता है उसके अनुसार लेते हैं। अमेरिका की कांग्रेस का, किसी यूनाइटेड नेशंस का, किसी एलआई का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं जी। दूसरा, पिछले जून में जो ईरान के ऊपर हमला हुआ था, इजराइल ने किया, फिर अमेरिका ने भी किया, और उसके बाद अमेरिका ने जो वेनेजुएला में करके दिखाया, इससे ये पता चलता है कि ईरान के पास कोई काट नहीं है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर कहीं भी हवाई जहाज़ों से, मिसाइलों से हमला करना चाहे तो ऐसा लगता है ईरान के पास कोई काट नहीं। अब इजराइल क्या चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप काफी इजराइल के साथ मिलकर अपनी नीति निर्धारित करते हैं जहां तक ईरान का सवाल है। आज जो राष्ट्रपति ट्रंप ने, या कल रात का जो आज सुबह आया, कि उन्होंने दो मांगे रखी हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ईरान न जाए, और दूसरा, वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उनको ऊपर बहुत गोलियां चली, 6000 शायद मार दिए गए थे, उनके ऊपर और कोई हिंसा की कार्रवाई ईरान की सरकार ना करे। तो जहां तक प्रदर्शनकारियों का सवाल है, इस समय देखिए वहां से कोई बहुत खबर तो आती नहीं है, बाहर का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भी नहीं है ईरान में, पर इस तरह के समाचार नहीं आ रहे हैं कि वहां सड़कों पर हजारों लोग हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं ईरान के सिपाहियों या फौज के द्वारा। तो मुझे लगता है कि जहां तक दूसरी कंडीशन है राष्ट्रपति ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है या हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि ईरान अब बहुत ही हल्के हाथों से लेगा अगर और कोई प्रदर्शन होता है। पर जहां तक कि न्यूक्लियर कैपेसिटी का सवाल है, तो पिछले जून में जब बहुत जबरदस्त हमले किए गए थे बस्टर्स और इन सब से अमेरिका की फौजों के द्वारा, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनकी पूरी जो कैपेसिटी है उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया है, ऑब्लिटरेटेड, तो फारो, नातांज और इस्फहान में। तो क्या कुछ और कार्रवाई शुरू हुई है? जैसा आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि शायद कुछ रास्ते खोल दिए गए थे और फिर उनको फिर भरा जा रहा है। पर अब ये कि उनके जो विदेश मंत्री हैं वो टर्की में हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारा तो हमेशा से पीसफुल ही रहा है जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसका हमें अधिकार है, वो एनपीटी को साइन किया हुआ है उन्होंने, और हमारे देश का कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई हमारा इरादा नहीं था। जो सत्य है या तत्व है उसमें कहाँ है, ये तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बता सकती है। पर जैसा हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, तो अमेरिका अब इसमें यूरोप का और किसी देश तायल साहब, यहीं पर सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो तुर्की एक मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो बातचीत करना चाहता है, ईरान की ओर से भी अब बयान आ रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ओमान की मध्यस्थता में हमने देखा कि पिछले महीनों में जो बातचीत हुई, कहीं ना कहीं ईरान की कोशिश, उस बातचीत से कुछ निकला तो नहीं, लेकिन बातचीत से मामले को आगे खिसकाने की जो ईरान की कोशिश देखी गई, तो ये बातचीत पे कितना भरोसा किया जा सकता है इस मामले पर?
देखिए, बातचीत तो चल सकती है, बहुत सालों चल सकती है, पर उसमें अभी क्या अमेरिका चाहता है, कुछ वो उनके पास जरूर कोई इंटेलिजेंस होगी या कुछ होगा हम्म। कि ईरान में कहाँ क्या काम हो रहा है, या उसको वो बंद करवाना चाहेंगे। क्योंकि एश्योरेंसेस तो कुछ भी दी जा सकती है। अब इन्होंने इतना आर्मडा भेज दिया है, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे जा रहा है, तो बहुत सारे हवाई जहाज भी, जितनी भी बेसेस हैं अमेरिका की, हम्म। कतर में या बहरीन में, जॉर्डन में, वहां पे हवाई जहाज और ज्यादा भेज दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि कैबिनेट मीटिंग में कल सेक्रेटरी ऑफ वॉर श्री हेगसेथ ने कहा कि बस हमें तो राष्ट्रपति का ऑर्डर चाहिए और हम उनको एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तो इसके जो रिपरकशन वहां पर होंगे, जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से ब्रिटेन ने कतर में अपने फाइटर जेट भेजे हैं वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए, और ईरान जिस तरह से कहता है कि वो खाड़ी के जो अन्य देशों में जहां जहां यूएस के बेस हैं या जो यूएस के दोस्त हैं, इजराइल की हम बात कर लें, वो हमला करेगा। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको देख करके क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, कहीं ना कहीं ये सब अरब के देश भी घबराए हुए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमले के लिए। जी हाँ, तो इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ये यूएस अब्राहम लिंकन पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर और ये सब भेजा है, जिससे कि जो उनकी बेसेस और अरब देशों में हैं उनसे हवाई जहाज ना भेजे जाए, और इस शिप से ही जो भी हवाई हमला हो, मिसाइल से वो भेजे जाए। पर दूसरी चीज ये है कि ईरान भी बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाता है। 2020 में जब सुलेमानी उनके मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा कुछ हमला किया था, और वो भी अमेरिका को पहले बता दिया था कि ऐसा कर रहे हैं। पिछले जून में भी खबर ये आई थी कि जब कतर की जो अमेरिकन बेस है उस पर जो हमला हुआ था, उसकी खबर पहले राष्ट्रपति ट्रंप को दे दी गई थी। तो ईरान ये समझता है, उसके नेता ये सब जानते हैं कि अमेरिका उनसे बहुत आगे है, अमेरिका से वो लड़ाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनका प्रयत्न रहेगा कि बात आगे बढ़े नहीं। तो किस तरह, अब क्या राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं वो तो बातचीत से ही पता चलेगा, तभी वो अपनी कंडीशंस रखेंगे। तो जो टर्की जो कर रहा है, देखते हैं कि उसका कोई नतीजा निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना कि बातचीत की जो बात आ रही है, खासकर हो जाती है जी, अगर बातचीत शुरू हो जाती है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो युद्ध का खतरा कुछ दिन के लिए टल जाएगा। बिल्कुल ताहिर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ठंड को बड़ा हथियार बना दिया। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेनी राजधानी कीव सहित कई शहर ठंड से बुरी तरह कांपने लगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। उन्होंने अमेरिका से भी गुहार लगाई और इसका असर भी हुआ। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस ने यूक्रेन को बड़ी राहत दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। क्या यूक्रेन युद्ध रुकने के बेहद करीब है? राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान युद्ध को इसी ओर ले जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने मॉस्को में शांति वार्ता की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल गुरुवार को क्रेमलिन द्वारा रूस की ओर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का न्योता भेजने का दावा किया गया था।
इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अगर पुतिन में हिम्मत है तो वह उन्हें सार्वजनिक रूप से कीव आने का निमंत्रण देते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिखर सम्मेलन के किसी भी प्रारूप के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉस्को या बेलारूस में नहीं। उनका मॉस्को में पुतिन से मिलना संभव नहीं हो सकता। इससे पहले रूस जेलेंस्की को मॉस्को आने का प्रस्ताव दे चुका है। तब जेलेंस्की ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह ऐसे देश की राजधानी में नहीं जा सकते जो हर दिन उनके देश पर मिसाइलें दाग रहा है। उन्होंने कहा कि शांति योजना के किसी भी अंतिम फैसले पर दोनों देशों के नेताओं की बैठक में ही मुहर लग सकती है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा स्रोतों पर हमला रोकने को लेकर कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को 1 हफ्ते के लिए रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने का फैसला इलाके में बहुत ज्यादा ठंड की वजह से लिया गया है। रूस ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए 1 फरवरी से हमला बंद करने का अनुरोध किया है। जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह कोशिश समझौता नहीं, एक अवसर है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस ऊर्जा संयंत्रों पर हमला बंद कर देता है तो यूक्रेन भी तुरंत इसका पालन करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अबू धाबी वार्ता में अमेरिका ने दोनों देशों से लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से परहेज करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख और स्थान में बदलाव हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय विवाद पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने कैदियों की अदला बदली फिलहाल रोक दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तकनीकी रूप से 2027 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार होगा। जेलेंस्की यूक्रेन को संघ में जल्द ही शामिल किए जाने को युद्ध समाप्त होने की सुरक्षा गारंटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। रूस यूक्रेन को ईयू में शामिल किए जाने को लेकर तैयार है, लेकिन नेटो के लिए उसे आपत्ति है। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, ये जो अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट से। अगर ठंड को देखते हुए जो ऊर्जा संस्थानों पे हमले थे वो रूस रोक देगा, यूक्रेन भी उसके लिए मान गया है, क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते जो अबू धाबी में बातचीत हुई जिसमें अमेरिका, रशिया और यूक्रेन तीनों शामिल थे, उसमें कुछ प्रगति हुई है। उसके पहले 2 मुद्दे हैं इस समय यूक्रेन के सामने कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे, तभी वो किसी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। और दूसरी चीज है कि टेरिटरी की जो जमीन है डोनबास की, जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है और रशिया उसको चाहता है, उसको किसी तरह से इस तरह किया जाए, कोई नया रूप लीज किया जाए या कोई ऐसा लगाया जाए कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी भी बची रहे और रशिया भी जो चाहता है वो हो जाए। उस पर बातचीत चल रही, पर माहौल में शायद कोई परिवर्तन आया है। ये जो आज विराम नहीं कहना चाहिए, पर जो इस समय -24 के यूक्रेन में सब तापमान -24 पहुंचेगा, और उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से डायरेक्टली बात की, फोन किया कि आप 1 हफ्ते के लिए ये जो हमले, क्योंकि इस समय जो हमले हो रहे हैं ड्रोन्स के और मिसाइल्स के, तो रशिया तो यूक्रेन की जो एनर्जी सप्लाई है, पावर हाउसेज हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उन पर कर रहा है, और यूक्रेन रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल टैंक्स हैं, वहां कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज दोनों देश इस तरह की जो दूर की मार करते हैं उसको रोक दे 1 हफ्ते के लिए। और राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप की उसका मान रखा है, और उन्होंने ऐसा लगता है कि क्योंकि कल रात को वहां हमले नहीं हुए, 3-4 ही से हमले हुए जो पहले 100-200 होते थे जी। तो ये 1 हफ्ते पर ये दिखाता है कि वातावरण में शायद थोड़ा सा माहौल बदला है, और इसमें आगे, और अमेरिका, हमें सब मानना चाहिए कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं किसी न किसी तरह ये युद्ध समाप्त हो और कोई ऐसा रास्ता निकले कि दोनों की फेस सेविंग हो जाए। और तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप जेलेंस्की को कि आप मॉस्को आइए, बातचीत करेंगे, उन्होंने मना कर दिया, और कहीं ना कहीं पुतिन की ओर से एक बड़ा दिल दिखाया गया। और हाल के दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं कि जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात आती है तो जेलेंस्की का रवैया थोड़ा सा अड़ियल है। क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो जाना बहुत ही मुश्किल है ना। ये प्रक्रिया 3 देश की है। अगर कोई जिसमें कोई कुछ फैसला हो सकता है तो वो राष्ट्रपति ट्रंप को वो मीटिंग करनी होगी, जहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आने से मना नहीं कर सकते और राष्ट्रपति पुतिन भी वहां से आने से मना नहीं कर सकते। पर सब चीज पक जानी चाहिए, तब वो मीटिंग हो सकती है। मैं नहीं समझता कि एक मीटिंग में अगर बहुत ही ज्यादा दूरी है दोनों देशों में, तो राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेजेंस में भी वो दूरी कम हो जाएगी। जैसे हम लोग तो डिप्लोमेसी में जैसा देखते हैं, ज्यादातर मुद्दे खत्म हो जाते हैं जब कहीं बहुत एक कड़ा मुद्दा रह जाता है, वो फिर लीडर्स मिलकर कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी गारंटी है उसको लेकर के तो फाइनलाइज हो चुकी है बातचीत। अगर हम देखें तो जो इलाके की बात है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या जो रूस की शर्तें हैं वो जेलेंस्की मानेंगे, या जो जेलेंस्की बोलते हैं वो रूस मानेगा कभी? देखिए, जो इस समय रूस की मांग है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन का जो उनका पार्ट है उससे छोड़ के पीछे हट जाएं, जिसके लिए उन्होंने पिछले 4 साल तक लड़ाई ली है। मैं समझता हूं कि कोई भी देश, कोई भी यूक्रेन का राष्ट्रपति उसको तो नहीं मानेगा। तो उसमें कोई नई तरह की चीज हो सकती है कि उसको डीमिलिटराइज जोन कर दिया जाए, उसको लीज कर दिया जाए, कोई नया क्रिएटिव चीज सोचनी पड़ेगी, तभी इस मुद्दे पर कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की जो पब्लिकली जो उन्होंने कहा है, जो मांग की है, वो कोई भी यूक्रेन का नेता, राष्ट्रपति और जनता उसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जितना, जब तक कि उनकी बिल्कुल ही हार ना हो जाए, वो तो फिर बात दूसरी हो गई। सर, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि ये 1 फरवरी के बाद जो युद्ध रुकेगा वहां पर 1 हफ्ते के लिए, ये एक बड़ा मौका होगा क्या बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हम बात कर रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकालना होगा उसको निकालने के लिए? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मौका होगा। एक ये बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा एक प्रतीक है कि शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं दोनों देश, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की। अब इसको किस तरह एक क्रिएटिव वे में, ये तो नेगोशिएटर्स का काम होता है, सब डिप्लोमेट्स का काम होता है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और डायलॉग डिप्लोमेसी ही होगी। अब अंत में अगर युद्ध रुकेगा तो वो डायलॉग डिप्लोमेसी से रुकेगा, या एक पार्टी की पूरी हार हो जाए उससे तो रशिया तो हार नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप में ये मानना चाहिए कि वो बहुत रियलिस्टिक हैं और बिल्कुल उनका बड़ा ठोस असेसमेंट होता है, बिल्कुल वो मुद्दे की जड़ पे पहुंच जाते हैं। उनका कहना है इतना बड़ा रशिया है, छोटा सा यूक्रेन है, तो रशिया तो नहीं हार सकता, तो यूक्रेन ही कंसेशन करे और किसी तरह लड़ाई बंद करे। तो सर, ये जो बड़ी सफलता मिली है अभी इस वक्त पर, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? ये तो पूरा राष्ट्रपति ट्रंप को जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और उन्होंने कहा कि उनके सलाहकारों ने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं करता हूँ। तो इसका तो पूरा श्रेय मैं समझता हूँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नाइजर की राजधानी नियामे के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित एयरबेस 101 पर बुधवार की देर रात को संदिग्ध जिहादी हमलावरों ने हमला कर दिया। सेना के मुताबिक 20 हमलावर मारे गए और 11 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 सैनिक घायल हुए हैं। नाइजर की सैन्य सरकार के प्रमुख जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने इस हमले के लिए फ्रांस, बेनिन और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन देशों ने नाइजर को अस्थिर करने के लिए हमलावरों को प्रायोजित किया। जनरल चियानी ने रूस का आभार जताते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर मौजूद रूसी सैनिकों की मदद से इस हमले को नाकाम किया गया। हालांकि फ्रांस और बेनिन ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस एयरपोर्ट पर नाइजर से फ्रांसीसी कंपनी द्वारा निकाला गया 1000 किलो यूरेनियम भी रखा है। नाइजर की ओर से यूरेनियम का राष्ट्रीयकरण करने के बाद से ये यूरेनियम जब्त कर लिया गया था। नाइजर की सरकार को शक है कि हमले का मकसद यूरेनियम को हथियाना भी हो सकता है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व कानूनी संगठनों ने पाकिस्तान में मानवाधिकार वकीलों ईमान जैनब माजरी हाजिर और हादी अली चट्टा को सजा दिए जाने की कड़ी निंदा की है। संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम PECA का दुरुपयोग असहमति दबाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के चीन के साथ बढ़ते संबंधों पर कड़ी टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ समझौता करना ब्रिटेन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बावजूद दक्षिणी शहर रफा में रात भर हवाई हमले किए। सेना के अनुसार भूमिगत ठिकानों से बाहर आए 8 हमास लड़ाकों की पहचान की गई, जिनमें से 3 को हवाई हमलों में मार गिराया गया। पनामा की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पनामा नहर पर बंदरगाहों के संचालन से जुड़े वो अनुबंध असंवैधानिक हैं जिनके तहत एक चीनी कंपनी काम कर रही थी। ये फैसला हांगकांग स्थित CK हचिनसन की सहायक कंपनी पनामा पोर्ट्स कंपनी से जुड़े समझौतों पर किया गया है। राष्ट्र